तो अब समझते हैं हार्लॉक मैम ने क्या कहा है। विकास की प्रक्रिया में वृद्धि और विकास को चूंकि उन्होंने एक ही लिया है, ये बहुत प्राचीन स्टेटमेंट है, एवं अपक्षय या ह्रास नामक दो परस्पर विरोधी प्रक्रम प्रदर्शित होते हैं। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि जब विकास हो रहा होता है तो उस प्रक्रिया में वृद्धि और विकास जो है, विकास और एवं मतलब और जो ह्रास है, दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। अर्थात कि विकास होने के बाद जो है ह्रास होता है। जैसे कि चूंकि आरंभ जो अवस्था होती है, जब बालक का जन्म होता है, तो ये विकास तो बहुत तीव्र होती है और जो ह्रास होता है बहुत धीमी होती है, इस कारण ह्रास देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वृद्धावस्था में यह स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। जैसे कि वृद्धों में जो शारीरिक क्रिया होती है, क्षमता होती है, उसमें कमी आने लगती है, तो उसी को हम ह्रास कहते हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विकास एवं ह्रास। उपरोक्त दोनों परस्पर विरोधी प्रक्रिया हैं जो कि विकास की प्रक्रिया के दौरान चलती रहती है। दोनों प्रक्रियाएं गर्भाधान के समय ही प्रारंभ हो जाती हैं और मृत्यु के पश्चात समाप्त होती हैं। आरंभिक काल में विकास या वृद्धि की प्रक्रिया अधिक तीव्र होती है। मतलब इसका जो विकास है, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि बच्चों में बहुत तेजी से होता है और अपक्षय ह्रास की प्रक्रिया धीमी होती है। इसी कारण ये समझ नहीं आता है। अपक्षय की प्रक्रिया भ्रूण निर्माण से ही प्रारंभ हो जाती है। जीवन की द्वितीय अवस्था में अपक्षय की प्रक्रिया तीव्र होती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि विकास की गति समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए वृद्धों में भी रोमों का निकलना एवं क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। इसको यही समझ सकते हैं कि जो आप स्पष्ट रूप से वृद्धों में इस चीज़ को देख भी सकते हैं। अब पियाजे ने इसका समर्थन किया है कि हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि वृद्धि और जो विकास और ह्रास है, दोनों एक साथ चलते हैं। बस उनकी जो गति है वो कभी धीमी कभी तेज होती रहती है। यदि विकास की अवधि में परिवर्तन, चूंकि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है मैं अभी बता रही हूँ, ये हार्लॉक का है और इसे क्वेश्चंस भी बने हैं। यदि विकास की अवधि में प्राप्त परिवर्तनों को कर्व का रूप दिया जाए, यानी कि वक्र का रूप दिया जाए, तो एक घंटी के आकार की वक्र प्राप्त होगी। घंटी के आकार की वक्र अर्थात कि इनके कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम जो विकास और ह्रास को एक वक्र के द्वारा मॉडिफाई करें तो एक घंटी का आकार लेगी। जैसे कि स्टार्टिंग में बच्चों का जो विकास होता है बहुत तीव्र होता है और जब तीव्र होता है उसके बाद वो जब ह्रास आता है तो वो धीमी पड़ जाती है ऐसे, फिर ये तीव्र होता है, फिर ये धीमी पड़ जाती है। तो जो गर्भाधान से लेकर बाल्यावस्था तक होता है, बच्चों का जो विकास होता है बहुत तीव्र होता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी धीमी पड़ जाती है। फिर किशोरावस्था आता है तो फिर तीव्र हो जाती है, फिर वो धीमी पड़ने लगती है। ऐसे ही जीवन में विभिन्न अवस्थाओं में ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि घंटी का आकार ले लेती है, घंटी का आकार ले लेती है। इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मनुष्य का जीवन घंटी की आकृति के समान होता है, रचनात्मक, युवावस्था और विनाशात्मक। रचनात्मक अर्थात कि ये विकास है जो कि युवावस्था में होता है और फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ह्रास होने लगता है। अर्थात कि युवावस्था के बाद जो विकास की गति होती है वो थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है, हाँ, लेकिन कभी ये रुकती नहीं है। तो यही हार्लॉक मैम का स्टेटमेंट है कि मनुष्य का जीवन घंटी की आकृति के समान होता है। अगला आते हैं कि विकास की प्रक्रिया गतिशील होती है और विकासात्मक परिवर्तन का उद्देश्य
बालक में पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की योग्यता उत्पन्न करना होता है। ये जो परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों का उद्देश्य क्या होता है कि बालक अपने जो पर्यावरण है उसके साथ समायोजित कर सके, खुद को उसके अनुकूल ढाल सके। इसी कारण ये परिवर्तन होते हैं। जैसे कि बालक को इस परिवेश में, मनुष्य के सामाजिक परिवेश में अपने जीवित रहने के लिए उनके अनुसार बोलना, खाना, पीना, जो भी भाषाएं होती हैं। अब देखिए, भाषा का ही ले लीजिए कि बच्चा जिस देश में, जिस सिटी में रहता है, जिस जिले में रहता है, वहाँ के अनुसार ही भाषा सीखता है। चाहे वो कहीं का भी हो, उसका परवरिश जिस वातावरण में हुआ है, वो वहीं का भाषा सीखता है। और जो भाषा उसको सिखाई जाती है, और भाषा भी उसे वहीं सिखाई जाती है जो वहाँ की भाषा उसके लिए उपयोगी है। तो ये क्या है, ये विकासित हो रहे हैं। तो ये विकास में जो परिवर्तन होता है, ये किसके लिए होता है? अपने वातावरण से अनुकूलित होने के लिए होता है, स्थापित करने के लिए। आते हैं इसके कुछ परिभाषाओं को भी देखते हैं। इसकी परिभाषाएं हैं, हॉलक मैम ने क्या कहा है कि विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है, इसका तात्पर्य व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से है। व्यवस्थित और समानुगत से तात्पर्य क्या है कि जो क्रम में हो। व्यवस्थित से तात्पर्य क्या है? जो क्रम में हो। जैसे बच्चे का चलने का आपको एग्जाम्पल मैंने दिया था कि बच्चे को चलने के लिए अनेक स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहले वो उसको अपने सिर को संभालना होता है, फिर वो पलटना सीखता है, फिर रेंगना सीखता है, फिर सहारे के साथ बैठना, फिर डगमगा के इधर उधर गिरते पड़ते अभ्यास के द्वारा वो चलना सीखता है। तो इसी तरह प्रत्येक विकास जो होता है किसी भी पर्सन के अंदर जो है क्रम से चलता है, एक व्यवस्थित रूप से चलता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने जन्म लिया और चलने लगा, निकला और चलने लगा, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी बच्चे ने जन्म लिया और बोलना शुरू किया, कहा कि हाय डूड, क्या हाल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी विकास होते हैं वो एक निश्चित क्रम में चलते हैं, अपने परिपक्वता और अधिगम के बाद ही वो चलते हैं। समानुगत से तात्पर्य होता है कि सभी परिवर्तनों में आपसी संबंध होता है। समानुगत से तात्पर्य है कि सभी परिवर्तनों का आपस में संबंध है। तो ये जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन से तात्पर्य जैसे कि बच्चा पहले सिर का हिलाना जो है स्टेबल नहीं होता है, सिर का उसके अपने जो सिर होते हैं उसको वो स्टेबल नहीं कर पाता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो अपने सिर को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना सीख लेता है। फिर पलटना सीखता है, फिर वो क्या होता है, रेंगना सीखता है। तो ये दोनों, जो पलटना और रेंगना है, वो पलटेगा नहीं तो रेंगना नहीं सीखेगा, क्योंकि पलटने से उसके शरीर की मांसपेशियां जो हो रही हैं धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं, और मजबूत होने से ही वो रेंगना सीख रहा है, और रेंगने के बाद ही वो धीरे धीरे बैठना सीखेगा, और बैठने के बाद ही वो 4 पैरों पर चलना सीखेगा। पहले 4 पैरों का प्राणी बनेगा, उसके बाद 2 पैरों का प्राणी बनेगा वो। तो वो क्या है, ये सभी जो स्टेप्स हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा 4-5 महीने तक रेंगना सीख रहा है और डायरेक्ट बैठना ना स्टार्ट करके वो डायरेक्ट चलना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं है। सभी स्टेप्स एक दूसरे से संबंधित होते हैं। क्यों? क्योंकि इन स्टेप्स से जो शरीर की मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, धीरे धीरे मजबूत होती हैं, उसके लिए मैच्योर होती हैं, और मैच्योर होने के साथ साथ ही अगले स्टेप के लिए वो तैयार होती हैं। अगर पिछला स्टेप सही नहीं होगा तो अगला स्टेप भी उसे प्राप्त करने में उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए सभी एक दूसरे से संबंधित हैं, इन्होंने यही कहा है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में, अर्थात प्रगतिशील का तात्पर्य बताया ही है, व्यक्ति के निरंतर प्रकट होते हैं, व्यक्ति में निरंतर प्रकट होते रहते हैं। अर्थात यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी व्यक्ति में भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है और विकास तंत्र को नियंत्रित करती है। यह दशा प्रगति का मानदंड होती है और इसका आरंभ शून्य होता है।
जो उसके अंदर विकास होती है, इन्होंने ये कहा है कि जो विकास तंत्र को नियंत्रण में रखती है, अर्थात कि बच्चों में ये परिवर्तन जो है निरंतर चलते रहते हैं और ये देखने को भी मिलते हैं। और अर्थात कि यह प्रगतिशील जो परिवर्तन है व्यक्ति में, किसी भी पर्सन में जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलता है। चूँकि ये इनका स्टेटमेंट को मैं आपको समझा रही हूँ, चलता है। और विकास तंत्र को क्या करता है, ये जो विकास का तंत्र है, प्रत्येक अवस्था में अपना अलग अलग विकास होता है। जैसे किशोरावस्था में मानसिक विकास बहुत तेज होता है, शारीरिक विकास बहुत तेज होता है। इसमें मतलब विकास अपने चरम सीमा पे होता है। तो ये जो विकास है, ये जो क्रम है, उन सबको नियंत्रित करने का कार्य ये करता है। यह दशा प्रगति का मानदंड होता है तथा इसका आरंभ शून्य से ही प्रारंभ हो जाता है। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि केवल बच्चे के जन्म के बाद ही, ये वहाँ से शुरू होता है जहाँ से एक अंडाणु और शुक्राणु मिलने से पहले भी शुरू हो जाता है उनके परिपक्वता से, जो कि मैंने वृद्धि में आपको बताया है। अगला आते हैं विकास के फलस्वरूप। ये वही सारी चीज़ें हैं। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति के ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक क्षेत्र का विस्तार होता है। विकास जैसे जैसे होता है, व्यक्ति के ज्ञान का, अर्थात जैसे अनुभव प्राप्त होगा उसके ज्ञान में वृद्धि होगी ही। और क्रियात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक अर्थात उसके कौशल में भी वृद्धि होगी। अगर उसके ज्ञान में वृद्धि होगी तो उसके कौशल में भी वृद्धि होगी और उसका विस्तार होता जाता है। बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक वृद्धि का विकास लगभग साथ साथ चलती है। किशोरावस्था तक ही वृद्धि साथ देती है। ये जो दोनों फ्रेंड हैं केवल किशोरावस्था तक ही साथ रहते हैं, उसके बाद उसका ये वृद्धि जो फ्रेंड है ये छोड़ के चली जाती है बेचारी पहले ही किशोरावस्था तक। और ये विकास जो है अकेले चलता रहता है, लगभग साथ चलती रहती है। तब शरीर के अंगों में वृद्धि होती है। जब शरीर के अंगों में वृद्धि होती है तभी विकास होता है। अर्थात कि जब शरीर में के अंगों में वृद्धि होती है, मतलब कि जैसे कि शरीर के अंग में वृद्धि, जैसे कि एक 5 साल का बालक, जो कि हम अगर उसे ऐड सिखाते हैं या कुछ काउंट सिखाते हैं या जो है टेबल सिखाते हैं तो वो उतना ही कर पाता है। लेकिन किशोरावस्था में देखिए उसके शरीर की आकृति बढ़ जाती है, आकार रचना सब में वृद्धि हो जाने के बाद वो केवल वहीं तक सीमित नहीं रहता है, वो बहुत सारे कठिन कठिन सवालों को हल करता है। तो वही कह रहा है कि जब विकास में अंगों में वृद्धि होती है तभी विकास भी होता है। जब वृद्धि के द्वारा अंगों में जो आकार बढ़ता है तभी विकास भी होता है। अर्थात कि दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। परंतु प्रौढ़ावस्था के पश्चात वृद्धि रुक जाती है, वहीं पे समाप्त हो जाती है और विकास की गति निरंतर बनी रहती है। इस प्रकार से विकास परिवर्तनों को क्रमिक श्रृंखला है जो व्यक्ति के साथ जीवन भर चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे लंबाई का बढ़ना, इसे तो हम देख सकते हैं, परंतु सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेगात्मक विकास, इसको मैंने आपको पहले ही समझाया है, वो हम नहीं देख सकते हैं, हम इसका अनुभव करते हैं, परंतु इसमें समय लगता है। तो विकास में बस इतना ही। तो ओके, थैंक यू।